ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिएगा टर्मिनल में और npm रन डेव करके प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लेंगे। ब्राउज़र में भी रन कर लेंगे। हमने रन कर लिया, लास्ट टाइम हमने फॉर्म पे काम किया था। प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा से फॉर्म का डेटा रीड करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हम रीड करेंगे, उससे पहले भी हमने कई फंक्शनैलिटीज़ बनाए थे, जैसे कि देखिए फीडबैक्स में हमने फंक्शनैलिटी बनाया था, तो हम स्टेट पढ़ रहे हैं, स्टेट वगैरह कैसे यूज़ करना है। उसका एक बेहतर यूज़ क्या है, वो हम समझ रहे हैं अलग-अलग फंक्शनैलिटी बना के। तो हमने यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी बनाया था। हमने अबाउट अस में कुछ फंक्शनैलिटी बनाया था, है ना? इस तरीके से। और अभी हम पढ़ रहे हैं, ये कोई हमारा फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है। फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है, ये हम बस अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया था जब हमने फर्स्ट टाइम क्लास स्टार्ट किया था, उसी एप्लीकेशन में अभी तक हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो स्टेट का चल रहा है। आज हम कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़ेंगे और कैसे यूज़ करना है वो भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बार और इसका रिवीजन करवा देता हूँ, कैसे स्टार्ट करना है चीज़ों को। तो सबसे पहले जो लास्ट टाइम हमने कोड किया था, प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे, वो हमारा लॉगिन वाला पेज होगा। तो कंपोनेंट्स के अंदर से लॉगिन index.jsx को ओपन कर लीजिएगा। ये हमारे पास हैंडल चेंज था, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म डेटा मैं हटा देता हूँ। कैसे शुरुआत करना है, डेटा रीड करना, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको भी हटा दिया। इसी तरीके से मैं नीचे मैंने यूज़ किया था कुछ चीज़ों को, जैसे कि वैल्यू हो गया, ऑन चेंज हो गया, इसको भी मैं हटा दूँगा सभी फ़ील्ड से, ठीक है? ये मैं प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ बस। तो मैंने हटा दिया और यहाँ पर बटन पे हैंडल सबमिट लगा हुआ है, मैं इसको भी हटा दूँगा। तो अभी ये हमारा नॉर्मल फॉर्म दिखना चाहिए। मैंने रिफ्रेश किया पेज को, ठीक है? कोई इश्यू हो सकता है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, कुछ फॉर्म डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। तो फॉर्म डेटा हमने कहीं यूज़ किया है, इसलिए वो अनडिफाइंड बताया जा रहा है। तो ये रहा फॉर्म डेटा जो हमने प्रिंट किया था ये, इसको भी कमेंट करके रखता हूँ, थोड़ी देर में इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है? अब देख लेते हैं, हाँ, फॉर्म हमारा दिख रहा है। तो लास्ट टाइम हमने ये समझा था कि फॉर्म का डेटा कैसे रीड करना है, उसी को दोबारा से समझेंगे, ठीक है? वही तरीका होगा, वही कोड होगा, लेकिन हम दोबारा प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप आपको फॉर्म बना लेना है। पहला स्टेप आपको ये करना है कि फॉर्म बना लेना है। तो हमने एक फॉर्म बना लिया है। सेकंड स्टेप, जितना भी इनपुट फ़ील्ड है, सभी में चेक करना है कि आपने नेम का वैल्यू दिया है कि नहीं, यानी कि नेम एट्रिब्यूट का वैल्यू दिया है कि नहीं। तो जैसे फर्स्ट नेम, यानी कि जो हमारा पहला इनपुट फ़ील्ड है, उसमें हमने नेम का वैल्यू नेम दे दिया है। दूसरा वाला जो इनपुट फ़ील्ड है, उसमें हमने नेम का वैल्यू ईमेल दे दिया है। फिर हमने चेक किया थर्ड वाले इनपुट फ़ील्ड में नेम का वैल्यू पासवर्ड दे दिया। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप फॉर्म बना लेना है, दूसरा स्टेप आपको ये चीज़ वेरीफ़ाई कर लेना है कि क्या आपने नेम एट्रिब्यूट का वैल्यू सभी फ़ील्ड में दे दिया है। अब आपको थर्ड स्टेप क्या करना है? थर्ड स्टेप आपको एक स्टेट बनाना है। तो स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ स्टेट को इम्पोर्ट करना है, ऑलरेडी हमने कर रखा है, ठीक है? एक कांस्टेंट बनाएँगे इस तरीके से, फॉर्म डेटा के नाम से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्म डेटा के नाम से बनाओ, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, कोई भी नाम दिया जा सकता है। और अगला हम सेट फॉर्म डेटा, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ये जो फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है, ये आपका इनिशियल स्टेट को रखता है, यानी कि जो हम इनिशियल स्टेट रखेंगे यूज़ स्टेट कॉल करते समय, वो इसमें जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर यहाँ पर ट्रू रखा, तो इसमें ट्रू जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ पर फ़ॉल्स रखा, तो फॉर्म डेटा में फ़ॉल्स जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर कोई एरे रखा, तो उसमें एरे जाएगा, कोई स्ट्रिंग रखा तो वो स्ट्रिंग जाएगा, कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा तो वो ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ पर। सेकंड चीज़, सेट फॉर्म डेटा है आपका, तो सेट फॉर्म डेटा की हेल्प से आप इसको अपडेट करते हो, ठीक है? यानी कि सेट फॉर्म डेटा ही एक माध्यम है जिसकी हेल्प से आप इसका इनिशियल स्टेट चेंज कर सकते हो, यानी कि इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो अपडेट कर सकते हो। तो जब हम फॉर्म को हैंडल कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप तो आपको फॉर्म बनाना है, सेकंड स्टेप आपको नेम का वैल्यू वेरीफाई कर लेना है, थर्ड स्टेप क्या करना है? थर्ड स्टेप आपको एक स्टेट बनाना है इस तरीके से, और उस स्टेट में एक ऑब्जेक्ट को असाइन करना है इस तरीके से, यानी कि ऑब्जेक्ट असाइन करना है। वैसे तो स्टेट में हम कुछ भी असाइन करते हैं, लेकिन काम के अकॉर्डिंग असाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने यहाँ पर काम किया था, तो हमने एक बूलियन डेटा रखा था, यानी कि फ़ॉल्स या तो ट्रू रखा था, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही काम करना था। अब यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो स्टेट में हम कुछ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ उसी तरीके से काम करना है। तो जब आपका प्रैक्टिस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब आप उन चीज़ों को समझ पाएँगे। तो फिलहाल यहाँ पर अब आपको क्या करना है, नेम के नाम से, यानी कि जो इनपुट फ़ील्ड में
पहला वाला यानी कि पहला ये जो नेम है इसके नाम से आपको प्रॉपर्टी बनाना है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी रखना है। सेकंड आपको बनाना है ईमेल के नाम से, तो यहाँ पर आपको ईमेल के नाम से बना लेना है और आपको एम्प्टी रखना है। उसके बाद आपको पासवर्ड के नाम से बनाना है और एम्प्टी रखना है, कुछ इस तरीके से। तो जितना फ़ील्ड है, अब मान लीजिए एक और फ़ील्ड होता मोबाइल का, यानी कि पासवर्ड के नीचे एक और फ़ील्ड होता कुछ इस तरीके से मोबाइल के लिए। पहले तो नेम का वैल्यू आप यहाँ पर मोबाइल देते और उस अभी यहाँ पर एक और फ़ील्ड आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पासवर्ड लिखा हुआ मैं इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ। मैंने मोबाइल किया और यहाँ पर भी मैं मोबाइल कर देता हूँ, तो मैंने एक और फ़ील्ड बढ़ा लिया मोबाइल के लिए, ठीक है? तो पहला काम चेक कर लेना है नेम का वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक और चीज़ बढ़ा देना है, मोबाइल, कुछ इस तरीके से, ठीक है? और इसका वैल्यू भी आपको एम्प्टी रखना है। तो ये आपका कौन-सा काम है? तीसरा काम है स्टेट बनाना, स्टेट आपने बना लिया। चौथा काम क्या है? चौथा काम आपका ये है कि आप सभी फ़ील्ड में जा कर के जो है वैल्यू का जो है वैल्यू डिफाइन करें। तो आपको इस तरीके से यूज़ करना वैल्यू, यानी कि वैल्यू एट्रिब्यूट का यूज़ करना है। इसमें हम रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं या प्रॉप्स बोलते हैं। और फॉर्म डेटा के अंदर से डॉट नेम रीड करना है, कुछ इस तरीके से। ये जो आपने वहाँ ऊपर लिखा है नेम। इसी तरीके से आपको पासवर्ड वाले में और ईमेल वाले में भी करना है। तो ईमेल वाले में अगर हम वैल्यू डिफाइन करें तो फॉर्म डेटा के अंदर से ईमेल रीड करेंगे। तो ये आपका चौथा काम है, आपको जो करना है फॉर्म हैंडल करते समय। उसके बाद पासवर्ड है तो पासवर्ड और उसके बाद मोबाइल है, तो इसमें मोबाइल को रीड कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो ये आपका मैं इसीलिए काम के अकॉर्डिंग यानी कि कहाँ से आपको शुरुआत करना है ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? अभी हमने सभी जगह पे डिफाइन कर दिया। अभी यहाँ पर कुछ डेटा नहीं है, यानी कि यहाँ कोई डेटा नहीं है इसलिए वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ रखना चाहें तो, जस्ट फॉर कोड मैंने रखा। मैंने कुछ ईमेल रखा इस तरीके से डिफ़ॉल्ट तरीके से, ठीक है? तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं भी कुछ ऐसे ही लिख रहा हूँ, स्पेलिंग वगैरह पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ और मैंने कुछ मोबाइल नंबर यहाँ पर इस तरीके से डाल दिया। ठीक है? तो नोटिस कीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको फॉर्म में दिखेगा। तो जो अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना है, तो फॉर्म में यहाँ पर आप रख सकते हो। बट हमें नहीं रखना है, जो हम इनपुट करेंगे वो हमें चाहिए। तो इनपुट करेंगे वो चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना है, एक हमें फ़ंक्शन बनाना है। तो मैं एक फ़ंक्शन बनाने वाला हूँ इनपुट फ़ील्ड का डेटा रीड करने के लिए, यही स्टेप्स हैं। तो चौथा स्टेप आपको यानी कि आपने स्टेप बना लिया, यानी कि ये बना लिया स्टेट, उसके बाद आपने चौथा स्टेप आपने यहाँ पर वैल्यू का डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपको एक फंक्शन बनाना है हैंडल चेंज के नाम से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हैंडल चेंज के नाम से ही बनाओ, किसी भी नाम से बना सकते हो, ये आपका 5वां स्टेप हो सकता है। इसको आप नोट करते जाइए, ठीक है? अब आपको क्या करना है, यहाँ इवेंट को रिसीव कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पर आपको console.log में इवेंट को प्रिंट करना है। तो console.log मैंने इवेंट को प्रिंट कर दिया, ठीक है? ये वाला इवेंट। अब जहाँ पर भी मैं हैंडल चेंज को कॉल करूँगा इवेंट आएगा। जैसे-जैसे हम हैंडल चेंज करेंगे उसमें इवेंट यहाँ पर आएगा। तो जिसमें भी आप इनपुट करेंगे, तो अब कौन से इवेंट पे आप इसको कॉल करें, ये तो आपका एक फंक्शन है। हैंडल चेंज क्या है? एक फंक्शन है। इसका कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है? हैंडल फॉर्म रख लो, हैंडल डेटा रख लो, हैंडल चेंज रख लो या कुछ और रख लो, ठीक है? ये एक फंक्शन नेम है। अब आपको इसको किस पे कॉल करना है, यानी कि किस इवेंट पे कॉल करना है। तो मैं यानी कि ऑन चेंज पे कॉल करना चाहता हूँ। तो ऑन चेंज इवेंट का यूज़ करेंगे यहाँ पर नेम वाले में और यहाँ पर हैंडल चेंज जो हमारा है उसको कॉल कर लेंगे। हैंडल फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, ठीक है? तो अभी अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, कंसोल हमने कर रखा है, तो जैसे ही हम इसमें कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे, कंसोल करेगा वो। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, तो ये देखिए कंसोल आया, ठीक है? अब इसमें से अगर हम टारगेट को रीड करेंगे तो इनपुट फ़ील्ड मिलेगा और उसके अंदर से वैल्यू रीड करेंगे तो जो आपने उसमें लिखा वो मिल जाएगा, ठीक है? आप समझिए ज़रा। अब मैं ईमेल वाले में जब इनपुट करूँगा तो यहाँ कुछ कंसोल नहीं होगा। ये देखिए कंसोल नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैं जब इनपुट कर रहा हूँ तो कंसोल हो रहा है, क्योंकि आपने ईमेल वाले में वो फ़ंक्शन नहीं कॉल किया है। तो सभी के लिए हमें फ़ंक्शन कॉल करना है। अब जहाँ आपने फ़ंक्शन कॉल किया वहाँ के लिए तो ये प्रिंट करेगा, लेकिन अगर हम ईमेल वाले में कुछ इनपुट करें तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके लिए फ़ंक्शन नहीं कॉल किया। तो सभी में आपको फ़ंक्शन कॉल कर लेना है जिसके लिए भी आप डेटा निकालना चाहते हो। तो मुझे ईमेल भी निकालना है और पासवर्ड भी निकालना है, इसी तरीके से हमें मोबाइल भी निकालना है। तो मैंने सभी में हैंडल चेंज को कॉल किया, यानी कि एक ही फ़ंक्शन से आपका काम होने वाला है, ठीक है? तो अब जिसमें इनपुट कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रहा है। अगर इसी के अंदर से आप डॉट टारगेट को रीड करेंगे, यानी कि इवेंट डॉट टारगेट वाली प्रॉपर्टी अगर आप रीड करते हैं इस तरीके से, तो आपको इनपुट फ़ील्ड मिल जाएगा। नोटिस कीजिए, अब मैं जिसमें भी इनपुट करूँगा उसका इनपुट फ़ील्ड मुझे मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे मैंने नेम में इनपुट किया, तो देखिए, ये देखिए नेम का वैल्यू नेम आया ना? फिर मैंने ईमेल में इनपुट किया, तो देखिए ईमेल वाला फ़ील्ड आ गया। इसी तरीके से जब मैं पासवर्ड में इनपुट करूँगा तो नोटिस कीजिए पासवर्ड वाला आ गया।
इसी तरीके से मैं जब मोबाइल में इनपुट करूँगा तो देखिए मोबाइल वाला आ गया। तो अभी मैं फ़ील्ड मिला, मुझे फ़ील्ड नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर डॉट वैल्यू प्रिंट कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है? यानी कि वैल्यू मैं निकाल लूँगा। तो नोटिस कीजिए अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं नेम वाले में इनपुट कर रहा हूँ, तो क्यों मैंने लिखा है, भले यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर क्यों आ गया। अगर मैं ये लिखूँ, तो ये देखिए ये आ गया। इसी तरीके से अगर मैं ईमेल में ab@gmail.com लिखूँ, तो देखिए ईमेल मिल गया। पासवर्ड में कुछ लिखेंगे तो पासवर्ड मिल जाएगा, मोबाइल नंबर में कुछ लिखेंगे तो मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो वैल्यू जो मिल रहा है उसको हम किसी वेरिएबल में रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इस तरीके से लेट वैल्यू के नाम से और उसमें रख लिया, ठीक है? कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, अब हमें चाहिए यानी कि हमें इसमें अपडेट करना है, तो वहीं अपडेट करना है जहाँ पर हम इनपुट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी हम नेम में इनपुट करें तो नेम में अपडेट होना चाहिए, यानी कि यहाँ। तो हम जिसमें अपडेट कर रहे हैं उसका नेम एट्रिब्यूट का वैल्यू चाहिए। तो लेट मैंने की के नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैं जो है इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम एट्रिब्यूट को जब आप रीड करेंगे, नेम प्रॉपर्टी को रीड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जिसमें आप इनपुट करेंगे वो मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और मैंने की को प्रिंट किया। तो अगर मैं नोटिस कीजिए, मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा था तो जो हम लिख रहे थे वो मिल रहा था। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसके ऊपर वैल्यू भी प्रिंट करता हूँ और मैंने की को भी प्रिंट किया और इसके साथ में की लिख देता हूँ। ऐसे मैंने कॉमा से सेपरेट किया, यहाँ पर मैंने की लिख दिया ताकि हमें पता चले कि क्या प्रिंट हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, कॉमा से मैंने सेपरेट किया और यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा, ठीक है? कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो ये एक स्ट्रिंग मैंने कॉन्केट कर दिया है ताकि पता चले कि इसमें आप जैसे मैं नेम वाले में भी टाइप करने जा रहा हूँ, तो मैंने क्वेश्चन बुक लिखा। तो देखो वैल्यू में क्या है क्वेश्चन बुक और की में क्या आया नेम। की में नेम आया जिसमें आपने इनपुट किया उसका नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईमेल वाले में कुछ टाइप करूँ ab@gmail.com में लिखता हूँ तो देखिए वैल्यू में आया ab@gmail.com और की में क्या आया ईमेल आया। की में वो आ रहा है जिसमें आप इनपुट कर रहे हो, यानी कि उसके नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पासवर्ड में टाइप करूंगा तो वैल्यू में तो 1 2 3 4 5 आएगा, जो आपने लिखा वो आया। और की में क्या आएगा, जिसमें आपने टाइप किया उसके नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू आया। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल में इनपुट करेंगे तो की में आएगा मोबाइल नंबर, सॉरी वैल्यू में आएगा जो आपने मोबाइल नंबर इनपुट किया वो, और की में क्या आएगा जिसमें आपने इनपुट किया उसके नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू आएगा। नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू मतलब इस नेम का वैल्यू आएगा, ये जो नेम एट्रीब्यूट लगा होता है इसका वैल्यू आता है, ठीक है? तो वही चीज तो हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है इस ऑब्जेक्ट में। अब क्या करेंगे, यहीं पर अपडेट करेंगे जिसमें इसमें इनपुट हो रहा है। तो अपडेट आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो, इस चीज को डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते हो। इसको अपडेट करने के लिए ये फंक्शन है आपके पास सेट फॉर्म डेटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेट फॉर्म डेटा को एज अ फंक्शन कॉल करेंगे इस तरीके से और इसमें ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे। और ऑब्जेक्ट असाइन करते समय हम स्प्रेड ऑपरेटर के साथ अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से जो है की लिखें, की का वैल्यू यानी कि वैल्यू बना दे, तो की यहाँ पर हमें की के नाम से प्रॉपर्टी नहीं बनाना है, हमें ईमेल के नाम से बनाना है, हमें मोबाइल के नाम से प्रॉपर्टी बनाना है, हमें नेम के नाम से बनाना है। तो की आपका यहाँ पर है, ये की यहाँ यूज नहीं होगा ऐसे। देखिए एक जब भी आपका प्रॉपर्टी नेम, जैसे हमें प्रॉपर्टी नेम हमारा इसमें प्रॉपर्टी नेम क्या है, ईमेल मोबाइल नेम इसमें आ रहा है। तो वो प्रॉपर्टी नेम है वो एक वेरिएबल में है। जब भी आपका प्रॉपर्टी नेम किसी वेरिएबल में हो तो उसको यूज करते समय आपको ये एरे ब्रैकेट का यूज करना है, यानी कि उसको आप एरे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर आपने एरे ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा तो अभी क्या होगा, मैं अभी कंसोल करके आपको दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो कंसोल डॉट लॉग सर्च करेंगे और यहाँ पर फॉर्म डेटा को प्रिंट करेंगे जिसको आप अपडेट कर रहे हो। तो मैंने फॉर्म डेटा को प्रिंट कर दिया। अब देखिए जरा, ठीक है? अभी देखिए ये की यहाँ यूज नहीं हो रहा इसलिए हाईलाइट भी नहीं है, ठीक है? तो अभी क्या होगा, मैं जैसे यहाँ पर इनपुट करूंगा तो देखिए क्या हुआ, एक यहाँ पर देखेंगे तो नेम, अच्छा ठीक है। तो जैसे हम अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर के साथ जरा फॉर्म डेटा लिखिए। मैं अभी बताऊंगा आपको ऐसा क्यों किया गया है। स्प्रेड ऑपरेटर का मैंने यूज किया और फॉर्म डेटा मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। आप समझिए, मैंने यहाँ पर इसको क्लियर कर लिया और मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। तो मैंने जो लिखा तो देखिए क्या हुआ, की के नाम से प्रॉपर्टी बना और क्रिश्चियन बुक जो भी आपने लिखा वो यहाँ पर आ गया। अब मैं जब ईमेल में कुछ टाइप करूंगा तो देखिए की के नाम से प्रॉपर्टी बना और सेम डेटा मिला हमें, ठीक है? यानी कि यहाँ पर जब मैंने इनपुट किया, जैसे मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मैंने कुछ ईमेल में टाइप किया, नहीं आया। मैं इसमें जब लिखूंगा तब आएगा डेटा। तो इसमें क्या हो रहा है, की के नाम से प्रॉपर्टी बनना है, जबकि हमें की के नाम से प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। हमें तो ईमेल में जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी बनना चाहिए, जब मैं मोबाइल में टाइप कर रहा हूँ तो मोबाइल के नाम से प्रॉपर्टी बनना चाहिए। इसी तरीके से जब मैं जो है नेम में टाइप करूँ तो नेम के नाम से प्रॉपर्टी बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप की नहीं लिखेंगे, आप एरे ब्रैकेट लिखेंगे।
अरे ब्रैकेट की लिखेंगे, तो ये वाला की वेरिएबल अब यहाँ यूज़ हो जाएगा और इसमें क्या आता है? इसमें नेम आता है, ईमेल आता है, मोबाइल आता है, पासवर्ड आता है, यही तो आता है। तो अब क्या होगा? पासवर्ड के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा, वैल्यू चला जाएगा। नेम के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा, वैल्यू चला जाएगा। ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा, वैल्यू चला जाएगा। मोबाइल के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा, वैल्यू चला जाएगा। अब समझिए ज़रा। अब जिसमें आप टाइप करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नेम में कुछ लिखा, तो देखिए नेम में अच्छा की के नाम से बना अभी भी, तो मैं एक बार पेज रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? तो मैंने पेज रिफ्रेश कर लिया और मैं फिर से कंसोल को क्लियर करके यहाँ पर मैंने नेम में कुछ लिखा, तो नोटिस कीजिए नेम में डेटा आना चाहिए, ठीक है? तो नेम में डेटा क्यों नहीं आया? ठीक है, मैं कुछ दूसरे में फ़ील्ड में भी टाइप करता हूँ, मैंने ईमेल में टाइप किया। अच्छा, तो ठीक है, नेम में डेटा आ गया, ईमेल में भी डेटा पड़ा हुआ है। एट अ टाइम आपको यहाँ क्योंकि देखिए ये प्रिंट हो जा रहा है, वहाँ पर अपडेट होने से पहले ये चीज़ प्रिंट हो जा रहा है, तो एट अ टाइम नहीं दिख रहा है, एट अ टाइम देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास हमने प्रिंट कर रखा था, यहाँ पर हमने प्रिंट कर रखा था ना इस चीज़ को, उसको अनकमेंट करेंगे, तो मैंने अनकमेंट कर दिया। तो अब देखिए, अभी यहाँ पर आ रहा है ना, देखिए मैंने पेज रिफ्रेश किया, तो अभी जब मैं नेम में इनपुट करूँगा, तो नेम वाला जो प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ यहाँ पर आएगा, देखिए, देखिए, है ना? आ गया एट अ टाइम। अब मैं जब ईमेल में इनपुट करूँगा, तो यहाँ पर ईमेल में डेटा आ गया। इसी तरीके से जब मैं पासवर्ड वाले में इनपुट करूँगा, तो पासवर्ड में कुछ आ जाएगा, ये देखो। और जब मैं मोबाइल में इनपुट करूँगा, तो मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर आ गया। अब स्प्रेड ऑपरेटर हमने क्यों लगाया? अगर हम स्प्रेड ऑपरेटर ना यूज़ करें, तो क्या होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? हमने स्प्रेड ऑपरेटर का भी यूज़ ही नहीं किया। तो अभी देखिए क्या होगा, जब मैंने इसमें लिखा नेम वाले में, तो नेम के नाम से की बना और उसमें डेटा चला गया, बाकी का डेटा लॉस हो गया, यानी कि ईमेल, पासवर्ड और ये सब चला गया। अब आप ईमेल वाले में लिखेंगे तो क्या होगा, ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा, उसमें डेटा चला जाएगा, लेकिन नेम लॉस्ट हो गया आपका, नेम चला गया। अब हम पासवर्ड में लिखेंगे, तो ईमेल चला जाएगा, पासवर्ड सिर्फ रह गया। अगर हम मोबाइल में कुछ लिखेंगे, तो नोटिस कीजिए मोबाइल नंबर बचा, पासवर्ड, ईमेल और नेम चला गया, ठीक है? इसलिए स्प्रेड ऑपरेटर लगाते हैं ताकि हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो भी बना रहे। प्रीवियस डेटा हमारा वैसे ही रहे, उसपे कोई फ़र्क ना पड़े और नया जो डेटा है वो भी ऐड हो जाए। तो अब हमने जब इसको स्प्रेड ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया, तो अब इसमें लिखेंगे तो देखिए नेम में आ गया, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल वैसे ही बना हुआ है। अब जब आप ईमेल में लिखेंगे तो ईमेल में अपडेट होगा, नेम आपका वैसे ही बना हुआ है, पासवर्ड वैसे ही बना हुआ है, मोबाइल वैसे ही बना हुआ है। अब हम जब पासवर्ड में अपडेट करेंगे, तो देखिए पासवर्ड में डेटा आ गया, इसी तरीके से हम मोबाइल में अपडेट करेंगे, तो मोबाइल में डेटा आ जाएगा। तो स्प्रेड ऑपरेटर के साथ हमने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिफाइन कर रखा है ताकि जो प्रीवियस डेटा उसमें पड़ा हुआ है वो वैसे ही बना रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, ठीक है? इसलिए हमने उसको डिफाइन कर रखा है, परफेक्ट। तो ये हो गया, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। उम्मीद है कि आपको फॉर्म का डेटा कैसे रीड करना है वो समझ में आ गया होगा। अब फॉर्म का डेटा रीड करने के बाद आपको क्या करना है वो आप करिए। फॉर्म का डेटा इसमें है आपका, फॉर्म डेटा में, ठीक है? मुझे सबमिट करना है, मुझे सर्वर पे भेजना है, तो मैं यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बनाऊँगा, तो एक से हैंडल सबमिट के नाम से, ठीक है? और मैं कॉलबैक डिफाइन करूँगा इस तरीके से। इवेंट को रिसीव कर लूँगा, मैंने इवेंट को रिसीव किया। सबसे पहले जब भी आप फॉर्म को सर्वर पे भेजें, तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लगाएँ, ये चीज़ आप लगा दें ज़रूर। मैंने इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इस फंक्शन को कॉल किया। फिर उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कट करता हूँ और मैं प्रिंट कर देता हूँ फॉर्म डेटा। तो मैंने फॉर्म डेटा प्रिंट कर दिया, टर्मिनेट करेंगे। तो यहाँ पर आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे, जब हम अपना एपीआई वगैरह बनाएँगे तब मैं आपको बताऊँगा। और उससे पहले भी मैं रिएक्ट जब पढ़ा रहा हूँ, तो मैं रिएक्ट के अंदर भी आपको बताऊँगा कि कैसे आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह करना है, ठीक है? अब हैंडल सबमिट कब कॉल करना है? जब सबमिट वाले बटन पे क्लिक होगा। तो ये रहा सबमिट वाला बटन हमारा, इस पे ऑन क्लिक इवेंट पे हम कॉल कर लेंगे। तो मैंने ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन किया और हैंडल सबमिट को मैंने ऐसे कॉल कर लिया, ठीक है? अब ज़रा यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा, फिर मैंने यहाँ लिखा, फिर मैंने यहाँ लिखा, ठीक है? ये मैंने प्रिंट कर रखा है, तो ये इसी में प्रिंट हो रहा है और ये इसका विड्थ बढ़ रहा है ऑटोमेटिक। अब देखिए जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमें कंसोल में वो पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यही तो सर्वर पे भेजते हैं। अच्छा पासवर्ड देखिए, यहाँ पर पासवर्ड के नाम से जो यहाँ पर है प्रॉपर्टी, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? तो जैसे इससे मैच नहीं कर रहा है, जैसे इससे वो चीज़ मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें अपडेट नहीं होगा, बल्कि जहाँ जैसे देखिए पासवर्ड के नाम से प्रॉपर्टी बनाते हैं, ये पासवर्ड कौन-सा है? वो ये वाला पासवर्ड है जो आपने नेम में दे रखा है। देखिए यहाँ नेम में जो हमने पासवर्ड दे रखा है, ठीक है? इसमें ऐसा स्पेलिंग है। तो इसमें होता क्या है, जब आप इस तरीके से कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने इसको अपडेट किया, ठीक है? तो ये करता कैसे काम करता है, जैसे कि नेम वाले में आप लिख रहे हो, तो और इसमें नेम के नाम से प्रॉपर्टी है, तो वो उसको अपडेट कर देगा, ये इसका वैल्यू अपडेट कर देगा। अगर उसमें नहीं है प्रॉपर्टी, तो नेम के नाम से बना देगा वो, ठीक है? ये होता है।
तो जैसे कि पासवर्ड के नाम से यानी कि जो यहाँ पर पासवर्ड आपने ऐसे लिखा है और यहाँ पर जो पासवर्ड हो रहा है उसमें डबल एस है। तो क्या करता है वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा और जब इससे मैच करेगा तब वो एलोबरेट करेगा। अगर मैच नहीं कर रहा है ना तो क्या करेगा वो नया प्रॉपर्टी बना देगा और वही हो रहा है यहाँ पर। देखिए नया प्रॉपर्टी बन रहा है। ठीक है, अगर हम इसका स्पेलिंग सही कर दें तो वहाँ पर आपको 2 पासवर्ड नहीं दिखेगा फिर। ये देखिए हमने सही कर दिया तो यहाँ पर अब 2 पासवर्ड नहीं दिखेगा। हम फिर से फॉर्म को फिल करेंगे। तो मैंने दोबारा से इस फॉर्म को फिल कर लिया और मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए अब वो पासवर्ड में ही चेंजेस करेगा। ठीक है? तो ये होता है। तो अब यहाँ से आप जहाँ पर भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं रिक्वेस्ट कीजिए, डेटा जहाँ भेजना है भेजिए, कोई इश्यू नहीं है। और जो हमने प्रिंट किया था यहाँ पर उसको हम हटा देंगे या तो कमेंट कर देंगे या रहने दीजिए। प्रिंट हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि कैसे-कैसे फ्लो चल रहा है कोड का। ये वो। तो हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझिए ज़रा। अब यहाँ जो फंक्शन हमने कॉल किया, ये फंक्शन हमने जो कॉल किया या जो भी फंक्शन हमने कॉल किया, कभी-कभी क्या होता है कि चलो मैं इससे हट के थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे कंपोनेंट में आता हूँ। तो हमारे पास अबाउट में भी हमने काम कर रखा है, फीडबैक है, कॉन्टैक्ट है और होम है। चलो होम में ही थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो होम में चलो ठीक है, होम में ये बुक वगैरह शो रहा है, रहने देते हैं इसमें होम में। और हमारा जो फीडबैक वाला है, इसमें काम कर लेते हैं। इसमें जो है ठीक है, ये जो है इसके ठीक नीचे हम एक बटन बनाएँगे। तो मैंने एक बटन बनाया इस तरीके से और मैं इसमें लिख देता हूँ क्लिक मी। क्लिक मी मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आउटपुट अगर देखूँगा, तो फीडबैक वाला जो होगा, इसमें हमें क्लिक मी यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करते हैं, यानी कि जैसे एक मैंने यहाँ पर हैंडल फंक्शन हैंडल एक फंक्शन ऐसे बना लिया, ठीक है। मैंने कॉल बैक डिफाइन किया और मैं यहाँ पर फिलहाल अलर्ट में पास कर रहा हूँ जस्ट फॉर कोड, ठीक है। और ये जो हैंडल फंक्शन है, इसको मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ, इस वाले बटन पे। तो मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन किया और यहाँ पर मैंने इसको कॉल किया। तो देखिए ज़रा, अभी क्या होगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो जस्ट फॉर कोड दिखेगा। अब कॉल करने का तरीका, देखिए, आपको इस फंक्शन को इस तरीके से नहीं कॉल करना है, इस तरीके से नहीं कॉल करना। अगर आपने इस तरीके से कॉल कर दिया तो ये अब पेज लोड होते ही अलर्ट होगा, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे ही आपने पेज रिफ्रेश किया, अलर्ट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि फंक्शन पेज लोड होते ही कॉल हो गया। तो हमें कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है इस तरीके से भी कॉल करने की, यानी कि फंक्शन हमें इस तरीके से भी कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कब कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है? जब हमें यहाँ से कुछ भेजना हो इस फंक्शन में और ऐसा करना पड़ता है कि फंक्शन कॉल करते समय में कुछ पैरामीटर के थ्रू भेजना होता है और यहाँ रिसीव करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नेम के नाम से रिसीव किया यहाँ पर और मुझे नेम वहाँ से चाहिए जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है और मैंने इस नेम को अलर्ट कर रखा है, ठीक है? कहने का मतलब ये है जहाँ पर भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे चाहे बटन पे या कहीं पे भी, तो हमें नेम वहीं से चाहिए, ठीक है? तो आप इस तरीके से फंक्शन नहीं कॉल करेंगे। अब आपको कुछ भेजना है, तो आपको फंक्शन ऐसे कॉल करना पड़ेगा और यहाँ से आप कुछ भेज पाएँगे ना कुछ इस तरीके से, ठीक है? हाँ, तो ऐसे हम यहाँ से भेज पाएँगे। मैंने नेम भेजा जस्ट फॉर कोड, तो वहाँ तो वो रिसीव होगा और यहाँ पर जस्ट फॉर कोड दिख जाएगा नो डाउट। लेकिन पेज पे यानी कि इस पे क्लिक करने पे चाहिए, ये तो पेज लोड होते ही दिख गया। हमें चाहिए क्लिक करना है। तो जब भी आपको फंक्शन कॉल करते समय कुछ भेजना होगा, तो आप इस तरीके से ही आपको कॉल करना पड़ेगा भेजने के लिए और यहाँ पर कुछ भी पैरामीटर आप ऑब्जेक्ट भेजना है, कुछ भी भेजना है वो भेजो, नो इश्यू। लेकिन कॉल ऐसे करेंगे और इसके पहले एरो फंक्शन का डेफिनिशन करेंगे, यानी कि एक कॉल बैक बनाएँगे, ऐसे। ये कॉल बैक बनेगा आपका, ठीक है? और इस कॉल बैक के सामने आपको अपना फंक्शन कॉल करना है, कुछ इस तरीके से। जब भी आपको फंक्शन कॉल करते समय कोई आर्गुमेंट देना होगा, तो ये हमारा एक आर्गुमेंट है, जो कि हम फंक्शन कॉल करते समय भेज रहे हैं, ठीक है? तो हमने इसको भेजा। अब ये क्या करेगा? वो रिसीव होगा। अब ये पेज लोड होते ही कॉल नहीं होगा। अब जब हम क्लिक करेंगे तब कॉल होगा। तो जब हमने यहाँ पर क्लिक किया तब जस्ट फॉर कोड दिखा। इसी तरीके से आप कुछ भी भेजो, ज़रूरी नहीं कि जस्ट फॉर कोड, आप एक ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें मैंने पासवर्ड के नाम से प्रॉपर्टी बनाया। मैंने पासवर्ड का वैल्यू 1 2 3 4 रखा, ठीक है? अब यहाँ पर आप पासवर्ड को रीड कर सकते हो। अगर आप इसमें तो आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा। ये देखो ऑब्जेक्ट आया। अब जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आया है उसके अंदर से अगर आप पासवर्ड एडिट करेंगे, तो यहाँ भले ही आपने नेम के नाम से पैरामीटर बनाए, आ रहा है इसमें ऑब्जेक्ट, तो पैरामीटर नेम इसलिए मीनिंगफुल लगते हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट भेजा,
तो यहाँ पर हम ओबीजे के नाम से बना, वैसे तो डेटा रिसीव हो जाएगा और पासवर्ड आपका शो हो जाएगा। ये देखो, तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आप ऐसा कुछ, जैसे हम अरे भेज रहे हैं, तो यहाँ पर अरे के नाम से पैरामीटर रिसीव कर लें। हम ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के नाम से रिसीव कर लें, ओबीजे रिसीव कर लें, एक मीनिंगफुल वर्ड दें, ताकि हमको खुद समझ में आए बाद में कि हमने यहाँ पर क्या भेज रखा है। ठीक है? तो हमने ऑब्जेक्ट रिसीव किया, तो अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, कहीं से भी ऑब्जेक्ट आएगा। हमने जब नेम लिखा था, तो हमें पता चल रहा था कि वहाँ पर नेम आ सकता है, कहीं से भी नेम आ सकता है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास अगर एक और बटन होता, मैंने यहाँ पर एक और बटन जो है, और मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, और इसी आइडेंटिफिकेशन के लिए, और मैं यहाँ पर पासवर्ड में जस्ट लिख देता हूँ, जस्ट 1 2 3 4। ठीक है? तो अब क्या होगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे पहले वाले पे, तो 1 2 3 4 पासवर्ड आएगा, दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो जस्ट 1 2 3 4 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप कहीं से भी ऑब्जेक्ट भेज सकते हो और कोई भी ऑब्जेक्ट भेज सकते हो। जब भी आप फंक्शन कॉल करें, कहीं पर भी कॉल करें, और कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट भेजें, हर बार जैसे हमने फंक्शन कॉल किया, तो हमने यहाँ से एक नया ऑब्जेक्ट भेजा, हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया, तो हमने एक नया ऑब्जेक्ट भेजा। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि एक प्रॉपर्टी, आप पूरा अरे ऑब्जेक्ट पूरा वो बहुत बड़ा डेटा यहाँ से पास करके भेज सकते हो और कहीं भी रिसीव कर, यानी कि इसके फंक्शन के पैरेंथेसिस में रिसीव कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कुछ भेजना नहीं होगा, तब तो आप फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर लेंगे। इसी तरीके से कॉल करेंगे जब भी आपको कुछ भेजना नहीं होगा। और अगर आपको कुछ भेजना है फंक्शन कॉल करते समय, तो आपको कॉल बैक बनाना पड़ेगा। अगर आपको फंक्शन कॉल करते समय नहीं भी भेजना है, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे नहीं कॉल कर सकते। मान लीजिए हमें कुछ नहीं भेजना है, तब भी हम ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि जब भी आपको फंक्शन कॉल करते समय कुछ भेजना हो, तो आप इस तरीके से फंक्शन को कॉल करो। ठीक है? तो अगर नहीं भी भेजना है मान लीजिए, तब भी आप ऐसे कॉल कर सकते हो। मान लीजिए हमें कुछ नहीं भेजना है, तब भी आप चाहो तो ऐसे कॉल कर लो, कोई इश्यू नहीं होगा, अभी भी वैसे ही काम करेगा। बट यहाँ पर जो आपने ओबीजे रिसीव किया, इसमें क्या आएगा, अभी अनडिफाइंड प्रिंट होगा। जब हमने क्लिक किया, देखो एरर आ रहा है। ठीक है? क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी रीड किया, इसकी वजह से एरर आएगा। तो अगर आप सिर्फ ओबीजे प्रिंट करेंगे ना, तो अनडिफाइंड आएगा। ये देखो मैंने क्लिक किया, तो अभी अनडिफाइंड आएगा। ये देखो अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि हमने भेजा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं भेज रहे हो, तब भी आप ऐसे कॉल कर सकते हो, लेकिन जब कुछ भेज नहीं रहे हो, तो ऐसे ना कॉल करो, ऐसे ही कॉल करो, और आसान हो जाएगा ये। जब हमें कुछ भेजना नहीं है, तो हम क्यों वैसे बनाएं? ठीक है? हमारा कोड बढ़ रहा है ना, तो हम जब भेजेंगे तब वैसे बनाएंगे। ठीक है? तो ये चीज आपको उम्मीद है कि, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ऐसे। चलिए जरा अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को समझेंगे। अब मुझे आपको ये पढ़ाना है लाइफ साइकिल मेथड, रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड। ठीक है? तो लाइफ साइकिल मेथड जो है, अब यहाँ पर मैंने बड़ा ही सिंपल शब्दों में डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, पूरा पढ़ लेना, इंटरव्यू वगैरह के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? तो जैसे यहाँ पर लिखा है, देयर आर टू वेज टू हैंडल लाइफ साइकिल इवेंट्स। अच्छा, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं? व्हेन अ रिएक्ट कंपोनेंट इज क्रिएट, अपडेट और रिमूव, इट गोज थ्रू डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस। रिएक्ट प्रोवाइड लाइफ साइकिल मेथड टू रन कोड एट ईच स्टेज। यानी कि जैसे हमने जब कंपोनेंट बनाया, जब हमारा कंपोनेंट लोड हुआ, तो लाइफ साइकिल यानी कि हमारा कंपोनेंट क्या हुआ, क्रिएट हुआ। जब हमने कुछ चेंजेस किया, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, या जब हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो चेंजेस हुआ ना यहाँ पर, तो अब आपका कंपोनेंट क्या हुआ, अपडेट हुआ। ठीक है? और जब हमने इस मान लीजिए हम क्लिक करने के पे इस पूरे कंपोनेंट को रिमूव कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ, कंपोनेंट रिमूव हुआ। ठीक है? तो जनरली 3 स्टेज होते हैं लाइफ साइकिल के। एक तो आपका माउंट होता है, और एक दूसरा आपका अपडेट होता है, तीसरा अनमाउंट होता है। ठीक है? तो दोनों को हैंडल करने का अलग-अलग है। देयर आर टू वेज टू हैंडल लाइफ साइकिल इवेंट्स इन रियल। पहला है यूज इफ, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट में यूज होता है, और लाइफ साइकिल मेथड्स इन क्लास कंपोनेंट। यानी कि यूज इफेक्ट एक अब सॉल्यूशन दिया गया है कि आप अब जनरली वैसे तो फंक्शनल कंपोनेंट का ही यूज होता है अब क्लास कंपोनेंट का उतना यूज नहीं होता है। ठीक है? तो यूज इफेक्ट की हेल्प से आप जो है लाइफ साइकिल मेथड को वो करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट में। अगर आपको क्लास कंपोनेंट में यूज करना है, तो आपके पास उसके लिए अलग-अलग जो है फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि डिड माउंट और डिड डिड अपडेट माउंट, डिड विल अपडेट, डिड विल रिमूव माउंट, इस तरीके के डिड विल रिमूव, डिड विल अनमाउंट, ऐसा है। तो अलग-अलग फंक्शन मिलते हैं आपको उस काम को करने के लिए। तो पहले तो यूज इफेक्ट का एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया है कोड के साथ। उसके बाद आपको लाइफ साइकिल मेथड इन क्लास कंपोनेंट में कैसे, ये देखिए माउंट है, तो जब कंपोनेंट क्रिएट होता है तो माउंटिंग बोलते हैं। अपडेटिंग, कंपोनेंट में जब कुछ भी चेंजेस हुआ, रीरेंडर हुआ। अनमाउंटिंग, जब कंपोनेंट आपका रिमूव हुआ।
ठीक है? तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। चलिए ज़रा, तो मैं इसमें नहीं काम करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये जो हमारा अबाउट वाला है, इसमें कुछ काम कर लेते हैं। चलो या तो हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है? तो मैं टेस्टिंग के नाम से, यानी कि यहाँ पर मैं टेस्टिंग के नाम से, ठीक है? तो मैंने टेस्टिंग के नाम से एक बना लिया इस तरीके से, और इसमें मैं index.jsx बना लूँगा। index.jsx मैंने बना लिया। इसके लिए राउट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कौन से बनाओ ज़रा इस तरीके से, टेस्टिंग के नाम से कॉलबैक डिफाइन करेंगे और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का करके हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आपको कंपोनेंट बनाने आना चाहिए, ये तो आपका फर्स्ट लेक्चर ही है कि आपको कंपोनेंट कैसे बनाना है। ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे और कुछ रिटर्न करेंगे। तो मैंने रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया और यहाँ से पैरेंथेसिस, कुछ मिस्टेक है क्या? अच्छा, नीचे एंटर करके लिखेंगे और मैंने h1 का यूज़ किया, मैंने यहाँ पर लिखा टेस्टिंग। तो मैंने फिलहाल टेस्टिंग लिखा, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे, राउट बनाएँगे इसके लिए। तो ये हमारा जो app.jsx होगा, राउटिंग का कोड उसमें, तो app.jsx में जाएँगे और सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे उसको। तो इंपोर्ट कीवर्ड सर्च करेंगे और टेस्टिंग को इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने टेस्टिंग को इंपोर्ट कर लिया। अब इस टेस्टिंग का यूज़ हम यहाँ कर लेंगे कहीं पर भी। तो ये जो लॉगिन वाला है, इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा मैं एक बार, और मैं टेस्टिंग कंपोनेंट यहाँ डिफाइन करूँगा और टेस्टिंग के नाम से मैं राउट डिफाइन करूँगा। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर अभी स्लैश टेस्टिंग लिखेंगे तो वो आपका खुल के आ जाएगा। ये देखो, मैंने स्लैश टेस्टिंग लिखा, ये देखो टेस्टिंग आ गया। लेआउट के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्ट कीवर्ड सर्च करके हम लेआउट को इम्पोर्ट कर लेंगे। तो इम्पोर्ट लेआउट, तो जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहीं पर है आपका लेआउट। ठीक है? अब इस लेआउट से हम इसको घेर देंगे, तो कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर हम लेआउट स्टार्ट, लेआउट क्लोज, इसके बीच में इसको रखेंगे। तो अब ये लेआउट के अंदर खुलेगा, ये देखो, है ना? लेआउट के अंदर खुला। अब क्या करेंगे हम अभी यहाँ पर लिखना पड़ रहा है, हमारे पास यहाँ टेस्टिंग वाला एक राउट होना चाहिए। तो जो आपका मेन लेआउट वाला फ़ोल्डर होगा, ये रहा लेआउट हमारा। इसमें जाएँगे, index.jsx को ओपन करेंगे और मेन्यूज़ बढ़ाएँगे, ये रहा मेन्यूज़। इसमें जाओ, लास्ट में लॉगिन से पहले एक हम और बना लेंगे टेस्टिंग का, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर टेस्टिंग लिखा इस तरीके से और यहाँ पर हम टेस्टिंग वाला राउट डिफाइन कर देंगे, यानी कि लिंक में क्या खुलेगा वो डिफाइन कर देंगे। तो नोटिस कीजिए, हमने ऐसे सिस्टम से बना रखा है कि हमें ज़्यादा कुछ कोड में चेंजेस नहीं करना पड़ा। अगर यही आपका मेन्यूज़ से नहीं होता, यानी कि जेसन आपने नहीं बना रखा होता ना, तो इसके लिए आपको एचटीएमएल का कोड लिखना पड़ता और उसमें ज़्यादा टाइम जाता। तो आपने देखिए कितने सिस्टमैटिक तरीके से कोड कर रखा है। यहाँ टेस्टिंग वाला राउट आ गया, अब हमने क्लिक किया तो टेस्टिंग, फीडबैक, फीडबैक, टेस्टिंग पे टेस्टिंग, ठीक है? यहाँ पर देखो, ठीक है? अब यहाँ काम करना है। अब ये कैसे काम करता है वो समझिए ज़रा। तो टेस्टिंग वाले में आ जाइए। तो यूज़ इफेक्ट जैसे कि अभी हमें जैसे हमने यूज़ इफेक्ट का यूज़ किया, तो यूज़ इफेक्ट एक हुक होता है, इसको भी आपको इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट के अंदर से। तो मैंने इंपोर्ट किया, यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट कर लीजिएगा। इसमें 2 पैरामीटर होता है। पहला तो आपका एक कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है? इसको लिखने का यही तरीका है, हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा आपका एक डिपेंडेंसी एरे होता है। तो पहला तो आपका क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है। ये आपका एक कॉल बैक होता है, जहाँ यहाँ पर आप कुछ भी कोड लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने console.log सर्च किया और मैंने यहाँ पर लिखा कंपोनेंट क्रिएटेड। तो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएटेड ये मैसेज डिफाइन कर दिया, ठीक है? नोटिस कीजिए। तो अभी ये समझिए ज़रा कि यूज़ इफेक्ट कैसे काम करता है, ठीक है? यूज़ इफेक्ट में हमने ये चीज़ लिखा है। तो यूज़ इफेक्ट में पहले तो आपको ये समझना है कि यूज़ इफेक्ट क्या है? यूज़ इफेक्ट एक हुक है, जैसे आपका यूज़ स्टेट एक हुक था, तो यूज़ स्टेट यूज़ करने का तरीका अलग है। यूज़ इफेक्ट यूज़ करने का तरीका अलग है, क्योंकि इसका काम अलग है और यूज़ स्टेट का काम अलग था, ठीक है? तो यूज़ इफेक्ट जब भी आप कॉल करेंगे तो उसमें 2 आर्गुमेंट आपको पास करना है। पहला तो आपका कॉल बैक फंक्शन हुआ। अब इस कॉल बैक फंक्शन का ज़रूरी नहीं कि आप यहीं डेफिनिशन करो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लिया इस तरीके से फेचर के नाम से, ठीक है? फेचर के नाम से मैंने कॉल किया और यहाँ पर हम फेचर का डेफिनिशन कर देंगे, या कहीं पर भी फेचर का डेफिनिशन होना चाहिए इस तरीके से, यानी कि फेचर का हमने ऐसे डेफिनिशन किया और यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग किया, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि आप वही डेफिनेशन करो। कहने का सिंपल सा मतलब ये, यहाँ पर आपको कॉल बैक देना है, तो ये कॉल बैक चाहे आप डायरेक्ट यहाँ लिख दो या आप किसी फंक्शन को बना करके उसको यहाँ कॉल कर दो, ठीक है? तो अगर छोटा कोड है तो डायरेक्ट यहीं लिखते हैं, अगर बड़ा कोड है तो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको कॉल बैक देना है, ये कॉल बैक फंक्शन होता है और ये आपका डिपेंडेंसी एरे है। अब ये काम कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल यूज इफेक्ट का कोड
कंपोनेंट लोड होने के बाद एक बार एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जब आपका ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा, टेस्टिंग आ जाएगा पेज में, तब आपका ये कोड एक बार प्रिंट होगा कंसोल में। देखिए एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे, तो मैंने पेज रिफ्रेश किया और टेस्टिंग जब लोड हो गया, उसके बाद अगर आप कंसोल में देखेंगे, तो यहाँ पर यूज इफेक्ट का कोड एक बार ये देखिए लिखा ना कंपोनेंट क्रिएटेड, ठीक है? यही तो हमने प्रिंट किया है, कंपोनेंट क्रिएटेड। तो एक बार ये लोड होगा, एक ही बार लोड हुआ, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि यूज इफेक्ट में जो जो भी आप कॉलबैक में कोड लिखेंगे, हमने ये कोड लिखा है, वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा कंपोनेंट लोड होने के बाद, ठीक है? चाहे वो छोटा कोड हो, चाहे वो कितना भी बड़ा कोड हो, ये चीज माइंड में रखो कि यूज ये इसका यूज पड़ता है प्रोजेक्ट वगैरह में जब हम बनाएंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है? क्योंकि हमें चीजों को अपडेट करना है, जैसे कि अभी हमारा पेज लोड होते हमें कुछ काम करना है, पेज लोड होने के बाद हमें कुछ काम करना है, ठीक है? तो अभी क्या हुआ, ये समझ लीजिए कि अभी आपका ये हुआ, अभी आपका हुआ माउंटिंग, यानी कि कंपोनेंट क्रिएट हुआ, और क्योंकि हम फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड यानी कि हैंडल कर रहे हैं, तो इसमें जो है लाइफ साइकिल मेथड तो माउंटिंग ये सब उसके लिए फंक्शन मिलते हैं क्लास कंपोनेंट में, लेकिन यहाँ यूज इफेक्ट है। तो कंपोनेंट लोड होते समय आपका ये क्रिएट हुआ, यानी कि एक बार आपका ये एग्जीक्यूट हुआ कंपोनेंट लोड होते समय। अब कंपोनेंट जब अपडेट हो रहा है तब आपको अगर कुछ प्रिंट करना है, तब आप कैसे करेंगे, ठीक है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जरा, कंपोनेंट लोड होते समय आपका ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं कंपोनेंट को यानी कि अपडेट करूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँ अपडेट कंपोनेंट अपडेटिंग। इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया कंपोनेंट अपडेटिंग, ठीक है? तो कंपोनेंट अपडेट पे ये प्रिंट होगा, लेकिन अगर आप पेज रिफ्रेश करेंगे, तो ये एक बार वो भी प्रिंट होगा और एक बार ये भी प्रिंट होगा, जैसे मैंने पेज रिफ्रेश किया। तो अभी कंपोनेंट क्रिएटेड और कंपोनेंट अपडेटिंग एक बार प्रिंट हो रहा है। ये जनरली होता क्या है, जब रिएक्ट एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो कंसोल में वो मल्टीपल टाइम प्रिंट कर देता है चीजों को। तो अब इसमें मत ध्यान दीजिए, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ, अच्छा ये डिपेंडेंसी एरे क्या होता है? डिपेंडेंसी एरे में आप वो चीज डिफाइन करते हैं कि जब भी उसमें चेंजेस होगा तो आप यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक स्टेट बनाया, कौन से बनाएंगे इस तरीके से, नंबर के नाम से और सेट नंबर के नाम से। तो मैंने सेट नंबर के नाम से बना लिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं यूज स्टेट को या फंक्शन कॉल करूंगा। फिलहाल मैंने 0 रखा, ठीक है? मैंने 0 रखा। अब नीचे की तरफ आ जाऊंगा, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा नंबर, और फिलहाल मैं यहाँ पर जो है नंबर को डिफाइन कर देता हूँ। मैंने नंबर डिफाइन कर दिया, ठीक है? कुछ इस तरीके से। और इसी के ठीक नीचे मैंने एक बटन बनाया, मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से क्लिक मी, ठीक है? और यहाँ पर मैं चलो अभी अगर मैं दिखाऊं आपको, तो देखो जरा, पेज लोड होते ही आपको क्या दिखेगा, यानी कि जब पेज आपका कंपोनेंट लोड हुआ, उसके बाद कंपोनेंट क्रिएटेड, और यानी कि यूज इफेक्ट के अंदर लिखा हुआ है ना, तो एक बार ये कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन पास कर दें इस तरीके से, मैंने जैसे कंट्रोल एक्स कर लिया, और यहाँ पर मैं एक कंडीशन पास कर दूं, इफ हमने 0 रखा है ना, तो 0 का मतलब फॉल्स होता है। अगर आप यहाँ पर लिखो नंबर, तो इसका मतलब फॉल्स, तो फॉल्स है तो यहाँ का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है? और ट्रू है तब एग्जीक्यूट करेगा, जब इसमें 1 आएगा तब अपडेट होगा, या कोई दूसरा नंबर आएगा तब यहाँ का कोड चलेगा। अभी 0 है तो 0 का मतलब फॉल्स होता है, तो अभी आपको सिर्फ कंपोनेंट क्रिएटेड ही दिखेगा, ये देखो, है ना? अब अपडेट वाला नहीं आ रहा। अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं क्लिक करूँ तो ये नंबर बढ़े, ठीक है? तो नंबर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट का यूज करना है। तो मैंने ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन किया इस तरीके से, और मैंने कॉल बैक डिफाइन किया, और मैं सेट नंबर के हेल्प से उसको अपडेट करूंगा। तो सेट नंबर इक्वल्स टू क्या करेंगे, नंबर प्लस 1, नंबर प्लस 1 करेंगे ताकि एक एक उसमें बढ़ता जाए, ठीक है? ये मैंने स्टेट आपको पढ़ा रखा है तो आपको समझ में आना चाहिए चीज। अभी मैंने ये किया, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर नंबर बढ़ा, लेकिन यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक है? तो ये क्रिएट हो गया, पेज लोड होती है एक बार। अब मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो अपडेट वाला चलना चाहिए, ठीक है? यानी कि क्योंकि अब कंपोनेंट तो अपडेट हो रहा है, तो अपडेट वाला प्रिंट होना चाहिए। तो आपको बताना होगा कि आपको यहाँ बताना होगा कि जब भी इसमें चेंजेस होगा तो ये चलेगा, ठीक है? तो यहाँ आपको नंबर को पास कर देना है। तो ये जो डिपेंडेंसी एरे होता है वो इसीलिए होता है, अगर आपको एक ही बार कोड एग्जीक्यूट करना है तब तो ठीक है, तब तो पेज लोड होते हुए चल गया। अब फॉर एग्जांपल मैं जब जब क्लिक करूं, यानी कि जब जब मैं क्लिक करूं तब तब यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करे, तब क्या करना है, तब आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे में है वो डेटा देना है जिसमें चेंजेस हो रहा है, यानी कि इसमें चेंजेस हो रहा है ना क्लिक करने पे, तो वो डिपेंडेंसी एरे में पास करना है। अब जब जब इसमें चेंजेस होगा यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करेगा, देखिए जरा,
अब मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए क्या आया, कंपोनेंट अपडेटिंग। फिर से मैंने क्लिक किया, कंपोनेंट अपडेटिंग, ये देखिए है ना। तो जितनी बार क्लिक करें उतनी बार ये प्रिंट कर रहा है। इसके साथ हम नंबर प्रिंट कर देंगे तो ये आपको पता चलेगा कि जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार ये प्रिंट होगा। मैंने कॉल बैक यानी कि बैक टिक दिया ये, और डॉलर के साथ टेम्पलेट लेटर, और यहाँ पर मैंने नंबर लिखा। ठीक है, अब देखिए जरा, एक पेज रिफ्रेश करेंगे तो आपको कंपोनेंट क्रिएटेड का मैसेज दिखेगा। ठीक है, अब जब हमने क्लिक किया तो अब ये देखिए कंपोनेंट अपडेटिंग, वो एक बार अपडेट हुआ, फिर क्लिक करेंगे, दूसरी बार अपडेट हुआ, तीसरी बार अपडेट हुआ, चौथी बार अपडेट हुआ, पांचवी बार अपडेट हुआ, इसी तरीके से ये अपडेट होता चला जाएगा जितनी बार भी आप क्लिक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर ये चीज ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब चलना है। तो आपको बताना पड़ेगा जब भी, देखिए अभी हम कंसोल कर रहे हैं लेकिन यहाँ बड़ा से बड़ा काम होता है, यानी कि बड़े बड़े काम होते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है पेज जो लोड होते ही कुछ दिखाना होता है, और कभी कभी हमें किसी बटन पे क्लिक करने पे या कहीं और क्लिक करने पे हमें शो करना होता है। तो अगर अब एक मैं क्लिक करूं तो मैंने तो यहाँ से नंबर हटा दिया है, डिपेंडेंसी अरे हमारा एम्प्टी है, इसलिए यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, नहीं चलेगा। जब तक आप डिपेंडेंसी अरे में कुछ डाल नहीं देंगे, यानी कि जिसमें चेंजेस हो रहा है वो आपको डालना होगा डिपेंडेंसी अरे में, तब यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार कोड अपडेट होगा, ये देखो है ना। तो कंपोनेंट अपडेटिंग इस तरीके से मैसेज आ रहा है। परफेक्ट। तो कहने का सिंपल सा मतलब अभी ये समझो कि यूज इफेक्ट क्या है। यूज इफेक्ट एक हुक है जिसमें दो आर्गुमेंट, पहला आपका कॉलबैक फंक्शन, दूसरा आपका एक डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे में वो चीज देते हैं जिसमें चेंजेस होने पे हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा यहाँ का। अगर हमें इसको भी प्रिंट करना है तो यहाँ पर भी हम नंबर दे देंगे, तो अब दोनों प्रिंट होगा। यानी कि जब भी चेंजेस होगा तो भले ही यहाँ पर लिखा हुआ कंपोनेंट क्रिएटेड, लेकिन ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा। देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये देखो कंपोनेंट क्रिएटेड और ये प्रिंट हो गया। फिर से मैं क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट क्रिएटेड और ये प्रिंट हुआ। फिर से मैं क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट क्रिएटेड, ये प्रिंट हुआ। तो डिपेंडेंसी एरे में वो पैरामीटर वो वेरिएबल देते हैं जिसमें चेंजेस हो रहा है, और अगर उसमें चेंजेस हुआ तो यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करना है, 100% करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिपेंडेंसी एरे में जब भी चेंजेस होगा यहाँ पर आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो डिपेंडेंसी एरे आपका ये है, इसमें अगर आपने कुछ नहीं रखा है तो एक बार फर्स्ट टाइम लोड होगा तभी चलेगा। अगर आपने डिपेंडेंसी एरे में कुछ पास किया तो सेकंड टाइम जब भी उसमें कोई चेंजेस होगा, यानी कि जब भी कोई भी चेंजेस होगा इसमें, यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, नहीं तो ये ओवरलैप हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं उतना ही रखता हूँ, आपको कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जी बताइए। सर हम्म। सर ये नंबर हमने दिया है ना यूज इफेक्ट में, हम्म। तो ये पेज के रिफ्रेश पर भी चलेगा या नहीं? जब हम नंबर को अपडेट करेंगे तब चलेगा। क्या चीज? ये जो नंबर हमने दिया है ना यूज इफेक्ट में, यहाँ पे हाँ हाँ, तो ये पेज के रिफ्रेश होने पर चलेगा या जब हम नंबर को अपडेट करेंगे तब चलेगा, मतलब स्टेट तो चेंज अभी तक करके। आपको क्या दिख रहा है? अभी तक का क्या समझ में आया? क्लिक सर करने मुझे पे ही तो तो ऐसा चल रहा समझ आ है। रहा है। अच्छा, पेज के रिफ्रेश होने पर नहीं चलेगा सर? पेज रिफ्रेश होने पे एक बार चलेगा, हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया है तो अगर हम कंडीशन न लगाएं तो जब पेज रिफ्रेश होगा तो ये एक बार प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पर ये डिपेंडेंसी एरे हटा दें, जैसे हम यहाँ पर कुछ ना लिखें, तो अभी हमने वहां पर कंडीशन नहीं कंडीशन लगाया था, तो इसलिए पेज रिफ्रेश होने पे ये चीज नहीं चल रहा था। मैंने वही तो बताया है, पेज लोड होते ही एक बार एग्जीक्यूट करेगा ये। अभी जैसे हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो एक बार हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया है। ठीक है, तो दोनों दिखा अभी, कंपोनेंट क्रिएटेड और ये देखो कंपोनेंट अपडेटिंग, ये एक बार प्रिंट हो गया। अब मैं जब इसमें चेंजेस करूं तो देखो नंबर तो चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है, यानी कि ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे इसको नंबर चेंज होने पे प्रिंट करना है तो यहाँ हम नंबर पास करेंगे डिपेंडेंसी एरे में, यानी कि नंबर इसमें चेंजेस हो रहा है तो जिसमें चेंजेस हो रहा है उसको पास करना है, तब फिर से दोबारा ये कोड चलेगा, और यही चलेगा, ऊपर वाला नहीं चलेगा क्योंकि आपने यहाँ नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखो अब मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ रहा है ना अपडेटिंग, कंपोनेंट अपडेटिंग। तो जी सर। एक बार तो पेज लोड होते ही चलेगा, दोबारा जब भी नंबर में चेंजेस होगा, अगर आपने नंबर यहाँ पास किया है तो फिर से चलेगा ये, इसके यूज यूज इफेक्ट के अंदर का कोड। ठीक है, और सर अगर हम मतलब चाहते हैं कि पेज के रिफ्रेश होने पर ना चले, मतलब नंबर नहीं को सर, जब हम अपडेट करें तब चलेगा। चले। बहस कर रहे हो, जब मैं बोल दिया एक बार चलेगा यूज इफेक्ट लोड होते ही, तो ना चले क्या मतलब होता है? वो चलेगा ही चलेगा, नहीं नहीं या तो सर, फिर कंडीशन लगाओ। मैं कह रहा हूँ
कि अगर ऐसे मतलब कोई कंडीशन आ जाए ना कोड में, प्रोजेक्ट में, तो अभी फिर तो क्या मैंने होगा? लगाया था ना ये कंडीशन, नहीं तो वो नहीं होता है। अगर आपको नहीं चलाना है तो कोई कंडीशन पास करो। फॉर एग्जांपल अगर नंबर में 0 है या फॉल्स है, तो 0 का मतलब फॉल्स होता है, तो हमने नंबर लिख दिया, हमें नहीं चलाना है। तो नंबर में 0 है इसका मतलब फॉल्स, इफ नंबर इज फॉल्स तो नहीं चलेगा, ट्रू होने पे चलेगा। तो यहाँ पर जब अपडेट होगा तब चलेगा। अब पेज रिफ्रेश होते ही नहीं दिखेगा आपको, कंडीशन आप पास करो ना, तब नहीं चलेगा। कहाँ चला? पेज अच्छा, लोड होते ही चला ये? ठीक है, ठीक है। नहीं चला। तो जब आप कंडीशन पास कर देंगे, अब अगर हम यहाँ पर 1 रखते तो ये चलता, क्योंकि ट्रू है ये। 1 का मतलब ट्रू होता है, कभी भी याद रखो। अब देख चला ना, एक बार पेज लोड होते ही चल गया ये। अब जब आप क्लिक करेंगे तब ये दोबारा चलेगा। ठीक है? तो अगर आप चाहो कि हम यहाँ पर बिना कंडीशन के कुछ लिख दें, जी सर। तो वो चलेगा ही चलेगा। उसको आप रोक नहीं सकते हो किसी भी चीज़ से। एक ही ज़रिया है कि अगर आपको पेज लोड होते ही नहीं चलाना है, तो कोई कंडीशन के अंदर रखो। तो कंडीशन हमने क्या रखा? यहाँ पर 0 था, तो हमने चेक कर लिया क्या, जो है इफ जो है नंबर। तो इफ नंबर लिखने का मतलब क्या हुआ? क्या नंबर में ट्रू है? और 0 है तो 0 का मतलब फॉल्स होता है। ठीक है? और अगर आपने बिना कंडीशन के रखा है तो 100% चलना है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। रोकने का एक ही तरीका है, अगर आप पेज लोड होते ही नहीं चाहे तो चले, तो कंडीशन के अंदर रखो। तो अभी तो ये तो तो छोटा सा एक सर वो है, मेरा जब सवाल आगे काम करोगे तब समझ में आएगा। जी, सर जी, एक सवाल पूछिए। है। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो यूज स्टेट है उसके साथ यूज इफेक्ट दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं या यूज इफेक्ट अकेले काम कर सकता है? क्या मतलब? मतलब सर ये है कि जैसे आपने अभी दोनों मिला के यूज किए ना सर, हुँ। यूज स्टेट के हाँ। साथ यूज इफेक्ट हाँ, यूज तो किया आप है। ये कह रहे हैं कि जैसे कि जी जी। देखिए यहाँ आपको कुछ पास करना होगा, तो ज़रूरी नहीं कि आप ये पास करो, ज़रूरी नहीं है ऐसा। अभी हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा कोड नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, हमारे पास सर्वर से कोई डेटा आता है, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए बैकएंड से हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे पास 2 पैनल है, एक तो हमारा ये एडमिन पैनल हो गया, दूसरा हमारा एक पैनल यहाँ पर जो होम पेज का खुला हुआ है, ठीक है? अब कभी-कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एडमिन से कुछ डेटा ऐड हुआ, ठीक है? यहाँ से कुछ ऐड हुआ और वो यहाँ दिखता है सीधा, और बिना पेज रिफ्रेश के दिखता है। तो उसके लिए अलग तरीके से रिक्वेस्ट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है कुछ ऐड किया, यहाँ पर एक टेबल शो हो रहा है जिसमें कोई नेम शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स के। मैंने एक और नेम ऐड किया, तो हम यहाँ पर वो डेटा पास कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर जो सर्वर से डेटा आ रहा है, मतलब एक वेरिएबल में वो पड़ा हुआ है डेटा, तो वो डेटा यहाँ लिख देंगे। हमने वो डेटा लिख दिया। अब जब भी उस डेटा में चेंजेस होगा ना, तो भले ही वो स्टेट का डेटा नहीं है, लेकिन जब भी इस डेटा में चेंजेस होगा, ये कोड चलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर जब भी चेंजेस हुआ, वो भले ही अपने जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया फिर से डेटा के नाम से, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अभी ऑब्जेक्ट में मान लीजिए नेम है, ठीक है? इस तरीके से एक नेम पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है? तो अभी डिपेंडेंसी अरे में आपने इस डेटा को पास कर रखा है। मान लीजिए इसमें एक और आ गया ईमेल, मतलब बैकएंड से आएगा, अभी तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा ये। ईमेल आ गया। तो जब ईमेल आया मतलब इसमें चेंजेस हुआ, डेटा में चेंजेस हुआ। जब भी डेटा में चेंजेस होगा, यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो वही तो हो रहा है। हमने पास किया था नंबर, तो नंबर क्या है? नंबर जब तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही नंबर में कुछ चेंज हुआ, जैसे नंबर में हमने इंक्रीमेंट किया, यहाँ का कोड एग्जीक्यूट किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अगर कोई भी यहाँ पर पैरामीटर पास करो, सॉरी कोई भी वेरिएबल पास कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप स्टेट का वेरिएबल पास करो, कोई भी नॉर्मल वेरिएबल पास करो, उसमें जैसे ही चेंजेस होगा, कुछ भी चेंजेस हुआ, यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है? तो जनरली ज़्यादातर जो है स्टेट के साथ ही हैंडल होता है ये ज़्यादातर, बहुत ही रेयर केस में, क्योंकि जो डेटा आ रहा था आता होता है सर्वर से, उसके लिए भी हम स्टेट हैंडल करते हैं। ठीक है? उसका रीज़न होता है। ठीक है? वो आपको आगे समझ में आएगा जब हम और ज़्यादा इस पे काम करेंगे। तो आई होप उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है? तो ऐसे ही स्ट्रेंथ बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कुछ सीखना है और एक अच्छा डेवलपर बनना है, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हमारी जो क्लास है, कितनी देर रिकॉर्ड हुई? 49 मिनट लगभग रिकॉर्ड हो गई। ठीक है? तो अब आपको मैं समझाऊँ नहीं अच्छे से, तो ये तो 10 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। ठीक है? तो ऐसे मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से समझ के पढ़ो। ठीक है? तो जो इम्प्लीमेंट करने आया है आपको, मैंने आपको ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल दिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। स्टेट से रिलेटेड मैंने कई सारे एग्ज़ाम्पल दिए, कैसे फॉर्म का डेटा रीड करना है, कैसे जो है यहाँ पर देखिए, हमने स्टेट से रिलेटेड आपको कई सारे एग्ज़ाम्पल दिए। अब ये जब आप काम करोगे, पूरा वीडियो देखोगे सही से, तब समझ में आएगा। अब ये नहीं कि
कोई बंदा आया लास्ट में बिल्कुल 4-5 लेक्चर हो गया, फिर आ रहा है वो सीधा यूज इफेक्ट पढ़ रहा है, उसको क्या समझ में आएगा? ठीक है? तो जब भी आप शुरुआत कर रहे हो, पूरा शुरू से देखते आओ, सब कुछ समझ में आएगा। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कमेंट कर दिया ओके करें, सर। जैसे वीडियो मिले देखें, कमेंट करें उसको, ठीक है? और जो भी मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनो, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ भी ध्यान लगाना ज़रूरी है, ठीक है? सब आपको मन लगा ही नहीं क्लास में, आपने सिर्फ जॉइन कर लिया, मन कहीं और लगा है, तो कैसे पढ़ोगे? कैसे समझ में आएगा? तो क्लास में अगर आप आए हो, तो क्लास में ही मन होना चाहिए। पता लगा कि जो है आप क्लास में आए हो, अब मन कहीं लगा है कि घर में कौन बनाए, कुछ खाए ले रहा है वहाँ पे, भाई कुछ खाए ले रहा है, कुछ नहीं पा रहे हो, हैं? तो मन यहीं लगाओ, 2 जगह मन लगाओगे तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है? क्लास में हो, क्लास में बिल्कुल अटेंशन रखो। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।